सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 10th और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मई होने वाला है ख़त्म, है ना। तो ऑलमोस्ट 2 महीने आपके बीत चुके हैं। कुछ बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, कुछ बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया होगा, बस चल रहा है एक फ्लो में। तो जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए एक छोटी सी हेल्प मेरी तरफ से भी है, ठीक है। आज हम एक चैप्टर कवर कर रहे होंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्लास 10th का ही चैप्टर है। इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे होंगे, जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में बन सकती हैं सारी इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में चीज़ें नोट करते रहिएगा, समझते रहिएगा चीज़ों को। और इसकी जो एक्सरसाइज है या जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आने वाले हो सकते हैं इस साल, वो भी हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। हेडिंग डालिए पॉलिनोमियल क्लास 10th इंट्रोडक्शन। लेकिन पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है। क्या है वो बेसिक? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आपका पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा, प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो समझिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीज़ें होती हैं। पहली बात, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है नॉन वेरिएबल, ठीक है। दो ही चीज़ें होती हैं, दो ही चीज़ों से बनी हैं चीज़ें, एक वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल। पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल क्या होता है? ये नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। ये कभी भी फिक्स नहीं रहते, ये चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल के एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, है ना। अगर ये इंग्लिश में होते, इंग्लिश में ये लेटर्स हैं, ठीक है, इंग्लिश में इन्हें हम लेटर कह सकते हैं। लेकिन जब हम मैथ्स की बात करेंगे तो ये हमारे लिए अननोन वैल्यूज़ है। क्या है ये हमारे लिए? अननोन वैल्यूज़ है मैथमेटिक्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। जब भी आप सपोज करते हैं तो आप एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, जेड मानते हैं, ए बी सी, जो भी मानते हैं वो मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। ये कभी भी फिक्स नहीं रहते, ऑलवेज फिक्स नहीं रहते, ठीक है। ये चेंज होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है, जब हमारा फाइनल आंसर आता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये फिक्स हो चुके। जब तक हमारा फाइनल आंसर नहीं आएगा तब तक हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वेरिएबल कभी फिक्स हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सेकेंड बात आपकी होती है नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल आर दोज वैल्यू हु आर फिक्स्ड ऑलवेज। ये फिक्स रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 1, 100, -1000, +200, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब 1 है तो 1 को 1 ही बोलेंगे हम, 100 है तो 100 को 100 ही बोलेंगे, चाहे आप दिन में बोलें, रात में बोलें, सुबह शाम, जब बोलना चाहें तब बोलें। तो नॉन वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं होते, ये सेम रहते हैं, ठीक है, ऑलवेज फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सवाल आएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअल में होते क्या हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन, एक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल विद द अर्थमेटिक ऑपरेशन। इनको कंबाइन कौन करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन। कौन कौन से? एक होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन ही इनको कंबाइन कर रहे होते हैं। अब जब ये वेरिएबल और नॉन वेरिएबल कंबाइन होगा, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जब कंबाइन होगा तो जो चीज़ बनकर आएगी वही हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। बात क्लियर हो गई? ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग का इशू रहेगा तो थोड़ा आप देख लीजिएगा, बाकी फीलिंग्स पूरी रहेगी। मेरा समझाने का तरीका एकदम इजी रहेगा जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ सारी चीज़ों को, ठीक है। जैसे समझिए, एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं हम चीज़ों को। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने ले लिया x, ठीक है, x ले लिया, और एक नॉन वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया 4, ठीक है। अब मैं इन दोनों को एडिशन करता हूँ, तो एडिशन मैंने किया x + 4, तो जो ये चीज़ बनकर आएगी इसी को मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहूँगा,
बात समझ में आई। अब सपोज दैट मैंने क्या किया, मैंने इसमें सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं। जब सब्ट्रैक्शन किया तो x-4 हुआ, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। अब सपोज दैट मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, x इंटू 4 करो या 4 इंटू एक्स करो, बात एक ही है, तो 4x आया। तो ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब डिवीजन अगर मैं कर रहा हूँ तो डिवीजन में मैंने क्या किया, x डिवाइड बाय 4 किया, तो यहाँ पर ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन बन सकती है। एक्सेप्शन क्या हो सकती है, मैं सारी बातें बता के चलूँगा, तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक्सेप्शन ये हो सकता है, क्योंकि बोर्ड में कभी कभार क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सवाल में आ जाता है एमसीक्यूज में, कभी कभी, रेयर है लेकिन आ सकता है, फिर भी इसलिए मैं आपको एक्सेप्शन बता के चलूँ। एक्सेप्शन ये है कि मान लीजिए अगर मैंने किसी नंबर को किसी वेरिएबल से डिवाइड किया है, तो क्या फिर भी वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये एक्सेप्शन है। सपोज दैट मैंने 4 को x से डिवाइड किया होता, तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, ठीक है। ये हमारे पास एक सवाल है, तो इस सवाल का ही जवाब हमें थोड़ी देर में पता चल रहा होगा, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी बस आप इतना ये ध्यान रखिएगा कि जब हम एडिशन करते हैं तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बनता है, मल्टीप्लिकेशन पे बनता है, लेकिन डिवीजन में कब बनता है, जब हम किसी वेरिएबल को नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। सपोज दैट अगर आपके पास नंबर डिवाइडेड बाय वेरिएबल है तो क्या वो होगा या नहीं होगा, इस पर अभी सवाल है, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे होंगे, आगे चल के आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये तो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है क्या, हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल। सो देखिए, पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसकी अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो आपके पहले क्या रहे होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहे होंगे। बोलो हाँ या ना, जहाँ पर भी हो वहाँ पे आप हाँ या ना ज़रूर बोलते रहना, जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे कि आपको लगेगा कि हाँ सामने ही इंटरेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहे होंगे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, है ना। तो जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो बाद में क्या बन जाते हैं, बाद में पॉलिनोमियल ही बन जाते हैं। तो अब आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लिया, सेम वही चीज़ पॉलिनोमियल्स में भी है। तो अब हम बात कर रहे होंगे, जितनी भी चीज़ें हम बात करेंगे वो हम पॉलिनोमियल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो आप ये समझिएगा कि ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल। अब तो पॉलिनोमियल में 3 चीज़ें मेन होती हैं, ठीक है। एक होता है टर्म्स, दूसरा होता है कॉफिशिएंट, तीसरा होता है डिग्री, ठीक है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस चीज़ को समझने के लिए, पॉलिनोमियल को समझने के लिए, क्योंकि आगे क्लासिफिकेशन जो आएगा वो इन्हीं पे बेस्ड होगा, ठीक है। अब देखें, तो पहले हम बात करते हैं टर्म्स की। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आप नोट भी करते हुए चलिएगा, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। एक बार में देख लेंगे, उसके बाद कभी भी आपको पॉलिनोमियल को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। टर्म्स, जैसे सपोज दैट हमने x+4 लिया था, ठीक है। इसमें कितने लोगों को हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक है x और एक है 4, और ऐड कौन कर रहा है, इसको प्लस कर रहा है। अगर हमने माइनस भी लिया होता तो यहाँ पर भी x-4, तो यहाँ पे प्लस और माइनस की वजह से 2 लोग ऐड हो रहे हैं, वो कौन कौन है, x और 4। तो जितने भी लोग प्लस या माइनस की वजह से ऐड होते हैं, मतलब
इनका एक बॉन्ड बनता है, चाहे सब्ट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन रहा हो, उसी को हम टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। ठीक है, टर्म्स कहते हैं। जैसे एक बेसिक डेफिनेशन में समझा देता हूँ। टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज एन इंडिविजुअल, है ना, हु मेड पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे मेरी? तो पॉलिनोमियल में जितने भी इंडिविजुअल हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वही आपकी टर्म कहलाएगी। सपोज दैट, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। 4x² + 6x + 5, ये एक मैंने पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो, साइन देखो, साइन आपको कौन से देखने ऑलवेज टर्म्स के लिए? प्लस और माइनस, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ आपको प्लस और माइनस देखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको कभी भी टर्म्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं करवा सकते, ये नहीं बता सकते कि वो कितने हैं। ठीक है, तो कितने साइन हैं यहाँ पे? 2 साइन है, 2 साइन है। कौन कौन से? दोनों ही प्लस है। ठीक, अब आप देखें इन 2 प्लस के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? तो पहला है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो मीन्स आपने ये समझा, साइन हमारे पास 2 हैं और टर्म्स कितनी है हमारे पास? 3। ठीक है, अब एक बात नोट कर लीजिएगा आप मेरी, नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड ऑन द साइन ऑफ पॉलिनोमियल्स, स्पेशली प्लस और माइनस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप नंबर ऑफ टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो कौन से साइन पे डिपेंड रहना है आपको? सिर्फ प्लस और माइनस देखना है। तो मैं एक चार्ट सा बना दे रहा हूँ, एक टेबल सी बना दे रहा हूँ, जिससे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर एक भी साइन नहीं है तो एक टर्म कहलाती है, एक साइन है तो 2 टर्म, 2 साइन है तो 3 टर्म, 3 साइन है तो 4 टर्म हो जाएगी आपकी। तो अगर आप ये देख रहे हो कि एक एक्स्ट्रा चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज दैट अगर मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ साइन है, तो जो टर्म होगी वो n + नंबर 1 होगी, n + 1 होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जिसका नाम है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही आपका कॉफिशिएंट होगी। सपोज दैट, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ 4x + 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कॉफिशिएंट बताओ x का। तो x के साथ अगर मैं x को हटा दूँ तो मेरे पास 4 ही बचता है ना, और यही मेरा आंसर है। अगर मैं 1 के साथ कह रहा हूँ 1, तो 1 के साथ 5 है, यहाँ पे पहले 1 रहा होगा, जब मैंने 5 की मल्टीप्लिकेशन की तब जाके वो 5 बना है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म जो होती है ना, वहाँ पर आपको ऑलवेज नंबर देखना होता है, लेकिन वहाँ पर एक्चुअल में कौन होता है? 1 होता है। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल की न्यूमेरिकल, वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट कहते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। सो हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, जो हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक एग्जांपल है 3x² 5x + 6। इसमें अगर आप देखें तो 3x² में x² की जो पावर है वो है 2। ठीक है, 5x में x की पावर 1 है ना, क्या है? 1। 6 के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम x की पावर 0 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या आ गई? 0। ठीक है, सो अगर मैं इन तीनों को बाइफरकेट करूँ तो हमें सबसे पहले कौन मिल रहा है?
पावर 2 मिल रही है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 5x + 6, ये हमारी क्या हो जाएगी 2, और ये हमारा आंसर होगा। सपोज दैट आपको पूछने के लिए भी आ जाता है कभी कभी। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बेसिक बातें बताना चाहता हूँ पॉलिनोमियल के बारे में। देखें, पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है उसमें जो डिग्री होती है ना, वो ऑलवेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। किस में होती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ये ध्यान रखिएगा। सपोज दैट वेरिएबल मेरे पास x है, तो सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी पावर आएगी। मान लीजिए सबसे बड़ी पावर मेरे पास इस समय 10 है, तो उसके बाद ये घटती चली जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। x की पावर 9, x की पावर 8, फिर x की पावर 7, फिर x की पावर 5, है ना, ऐसे चलता रहेगा। 6 भी आना था, सॉरी, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में जो जनरल फॉर्म होती है उसकी जो डिग्री होती है वो ऑलवेज हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। एंड एक और बात बहुत ख़ास है, क्या है वो बात? कि दी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। ठीक है, डिग्री हमेशा जो होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, वेरिएबल की, वो ऑलवेज होल नंबर में होनी चाहिए। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर किसी भी वेरिएबल पे इन सब के अलावा कुछ लिखा हुआ है तो समझ लीजिए वो पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और कुछ पूछने की या समझने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स देखी हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या चलता रहता है कि आइए मैं सिखा देता हूँ या सिखा देती हूँ। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है और कुछ याद ही नहीं रखना, होल नंबर याद रखने हैं। अगर मान लीजिए रूट में लिखा है तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभार फ्रैक्शन में लिखी रहती है वैल्यूज़, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, हमेशा पॉलिनोमियल 0, 1, 2, 3 इस तरह से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री होती है वो ऑलवेज होल नंबर में होती है। इसके अलावा कोई और चीज़ अगर लिखी है, नेगेटिव लिखी है, पॉजिटिव लिखी है, लेकिन फ्रैक्शन में है, कोई मान्य नहीं है, कोई भी नहीं मानेगा उसे। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखें, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अब देखो इसके दो बेसिस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल। ठीक है, टर्म्स के बेसिस के आधार पर भी हम बाइफर्केट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और वेरिएबल की जो डिग्री है उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम टर्म्स के उस पर कर लेते हैं। तो पहला होता है मोनोमियल, या मोनोमियल कहते हैं इसको, है ना, प्रोनाउंसिएशन मोनोमियल होती है। दूसरा होता है बायनोमियल, बायनोमियल। थर्ड होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, फोर्थ होता है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है मेरी बात? मोनो मीन्स ओनली वन टर्म, इसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी। जैसे एग्जांपल आ गया 4x, है ना, सिंगल टर्म। बायनोमियल में होता है ओनली 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको 2 ही टर्म देखने को मिलेंगी, 2 से ज़्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3x + 5। ठीक है,
ट्राइनोमियल में होता है ओनली 3 टर्म्स, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ 3 टर्म देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने लिखा 4x² + 5x + 6, इस तरीके से। पॉलिनोमियल में क्या होता है, मोर देन 3 टर्म्स, ठीक है, मोर देन 3 टर्म्स। सपोज दैट आपके पास ये एक एग्जांपल हो गया, 3x की पावर क्यूब 4x² + 6x + 5, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप टर्म्स के बेसिस पे कर रहे होंगे तो सिर्फ आप टर्म्स को देखेंगे, डिग्री को नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है, देखो सपोज दैट आप समझिएगा कि जो टर्म्स का बेसिस था वो क्लास 8 तक था, ठीक है। क्लास 9th में और 10th में आपके लिए जो क्लासिफिकेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर होता है। तो पहली डिग्री होती है, पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में जो इस बार जो बुक आई है गणित मंजरी, उसमें ही चैप्टर है, स्पेसिफाई किया गया है, एकदम प्रॉपर तरीके से समझाया गया है। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपका होता है जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 होती है ना। x की पावर कितनी होती है, 1, या ऐसे लिखो या सिंगल सिर्फ x लिख दो तो भी वही वाली बात है। बात समझ में आ रही है। सो देखिए, अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, जैसे 4x, क्या ये लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हाँ है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है, ठीक है। क्या ये अगर मैंने लिखा तो क्या ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, सो हाँ है। क्यों है, क्योंकि इसकी भी जो डिग्री है वो 1 है, ठीक है। ध्यान से मेरी बात समझ में आ रही है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं हो रही हो तो फिर भी आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो 4x यहाँ पे लिखा था, 4x + 5 या 3 जो भी लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब हमारी बात ये ध्यान से समझिएगा कि इनका भी जनरल फॉर्म होता है, एक ना बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसको हम यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, ax + b where a and b are लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर, एंड a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ax जो है ये एक लीनियर टर्म है, ठीक है। लीनियर टर्म का मीन्स मतलब समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना कि ये ax की वजह से ही इस पूरे पॉलिनोमियल का नाम लीनियर पॉलिनोमियल पड़ा है। मीन्स अगर सपोज दैट लेट सपोज मैं a = 0 रख देता हूँ तो ax + b का क्या होगा, सो a = 0 या x = 0 फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस b, तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बचेगी, b जो है वो कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। और जब भी कांस्टेंट टर्म बचती है तो ये स्पेशल टाइप का क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल जिनको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ये ज़ीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने 4 लिखा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 4x की पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बात ध्यान से समझिएगा कि ये जो ax है इसी की वजह से इस पूरे पॉलिनोमियल का नाम लीनियर पॉलिनोमियल पड़ा है। अगर ये नहीं है तो बिल्कुल भी ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो सपोज दैट हमारे पास टर्म ax + b है, तो क्या सिर्फ ax हो काम चल जाएगा या b का होना भी ज़रूरी है। देखिए स्टार्टिंग वाला का तो होना ज़रूरी है, ये
जिस पे समय मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सर्कल वाली टर्म तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, बी हो या ना हो चलेगा। बात समझ में आ गई? आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जनरल फॉर्म समझ में आ गई, लीनियर टर्म समझ में आ गई, लीनियर पॉलिनॉमियल समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड जो हमारा होता है वो है हमारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक जो वर्ड है वो क्वाड्रेट से आया है ना, आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है क्वाड्रेट मीन्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पावर होगी या डिग्री होगी, दोनों एक ही बात है, ऑफ वेरिएबल वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, किसी का स्क्वायर है ना। तो सपोज दैट एग्जांपल है मेरे पास 4x² + 6x + 5। अब इसमें कितने टर्म है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे, जो कि हमें क्लास 10th में पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, तो वहाँ पर हम सिर्फ डिग्री को देखेंगे, वो भी हाईएस्ट डिग्री को। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर कौन सी है? हाईएस्ट डिग्री है 2। ठीक है, तो हमें 1 से लेना देना है ही नहीं, 1 से हमें लेना देना है ही नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसकी भी एक जनरल फॉर्म होती है, इसका एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जनरल फॉर्म है ax² + bx + c। ठीक है, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। a कभी 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो चलेगा, b और c 0 हो चलेगा, लेकिन अगर a 0 हो गया तो आपका पूरा पॉलिनॉमियल ख़राब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो ax² है ये क्वाड्रेटिक टर्म है। ठीक है, इसी ax² की वजह से इसका पूरे पॉलिनॉमियल का नाम क्वाड्रेटिक पड़ा है। bx आपका कौन सा है? लीनियर टर्म है। ठीक है, c आपका क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड जो हमारा है, थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्यूबिक में जो डिग्री होती है वो कितनी होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए 3। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं 4x³ + 6x² + 8x + 5, है ना। अब यहाँ पे भी एक जनरल फॉर्म होती है, उसे भी आप समझ सकते हैं। जनरल फॉर्म ax² + bx² + cx + d, where a, b, c and d आर रियल नंबर्स। ठीक है, और a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, a कभी 0 नहीं होगा मतलब अगर आप क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक की बात करें तो ax² अकेला हो चलेगा, ax² + bx हो चलेगा, ax² + bx + c हो चलेगा। ठीक है, ax² + c ये दोनों हो, मतलब bx ना हो c हो तो भी चलेगा। ये चारों कंडीशन होगी। लेकिन अगर मैं सपोज दैट क्वाड्रेटिक में सिर्फ bx + c लिख दूँ, क्या चलेगा? नहीं चलेगा, हमारा आंसर आएगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो है ही नहीं, क्योंकि इसमें पावर 2 है ही नहीं। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है और पूरे साल रहता है वो, इसीलिए उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ पाते, बहुत पुअर रह जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत ही डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। इतना शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा अच्छे से, अगर पढ़ाया तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ठीक है, और सेम कंडीशन आपके लिए होगी, सेम कंडीशन आपके लिए होगी क्यूबिक में भी। क्यूबिक में वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्यूबिक में सिर्फ पावर 3 इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद की जितनी भी टर्म्स है चाहे वो हों ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। पावर 3 मीन्स फर्स्ट वाली जो टर्म है, जो सबसे पहले आती है, वो बहुत ज़रूरी है। पावर 3 का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पावर 3 की वजह से ही इसका नाम क्यूबिक पड़ा है।
ठीक है। अगर पावर 3 नहीं है तो उसके बाद कौन सी पावर आती है, पावर 2, फिर वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर वो बन जाएगा लीनियर, अगर वो भी नहीं है तो फिर वो बन जाएगा कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। सभी का अपना अपना एक जनरल फॉर्म है। पहले वाले का है ax प्लस बी, दूसरे वाले का है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीसरे वाले का है ax की क्यूब बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उसी को हमने जनरल फॉर्म का नाम दिया है। ठीक है, आई होप इतनी बातें आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर हो गई हो तो लाइक अगर आप कर सकें तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है आप सभी के लिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, फिर भी अगर आप कर सके तो, जिससे कि आपको आने वाले समय में भी अच्छी सी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। सो क्लास 10 अभी तक हमने पॉलिनोमियल क्या होता है, सॉरी स्टार्टिंग में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, फिर उसको पॉलिनोमियल से रिलेट किया, फिर हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े, डिग्री पढ़ी, कोएफिशिएंट पढ़ा, है ना, टर्म्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब इसमें जो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट रह गई हैं वो ग्राफ रह गया है आपके लिए ग्राफ रह गया है ना, फिर ज़ीरोज़ रह गए हैं, और इसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं दूसरी एक सेपरेट वीडियो बना के दूँ, क्योंकि काफ़ी फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर आपके लिए भी वो हेक्टिक रह जाएगा कि हाँ सारी वीडियो कंप्लीट ही करनी है। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मैं इसकी सेकंड जो पार्ट आएगा इसमें हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो एटलीस्ट ये आपको 3 पार्ट में मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से इसको कंज्यूम कर पाएंगे और चीज़ों को समझ भी पाएंगे। तो अगर इस वीडियो की रिलेटेड जितने भी डाउट हो या कोई भी अप्रिसिएशन हो आपके सभी के लिए, आप सभी के पास मेरे लिए, तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके लिए ओपन है वो कमेंट बॉक्स। चैनल सब्सक्राइब कर सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक अगर कर सके तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अप्रिसिएशन मिलेगा मुझे कि मैंने कुछ अच्छा किया है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं सच में पढ़ाऊँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम मेरे पास नहीं मिल पाता है, और इस चक्कर में मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा बिजी रहता है मेरा शेड्यूल। ठीक है, सो आज के लिए वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस पढ़ते रहें और पढ़ते रहें, आलतू फालतू की बातों में ध्यान ना दें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, बाय बाय सभी के लिए।